एक ट्रेड जब हम इनिशिएट करते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। बिफोर एंट्री इट इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी, सेटअप, रूल्स, सिस्टम। सेकेंड, आफ्टर एंट्री इट इज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द माइंडसेट। स्ट्रेटजी केवल एंट्री दिलवाती है। अब मुझे सिर्फ इतना स्टडी करना है कि ये तीन टाइप के ट्रेड जब होते हैं तो हमें चार्ट पर क्या दिखाई देता है। रीजन सिंपल है, यहाँ के कैंडल के साइजेस देखो आप। तो सबसे पहले आपको इस स्किनर की कंडीशंस पढ़नी है कि यहाँ नीचे आने की वजह से आप मूविंग एवरेज लगाकर देखो, इस पर मूविंग एवरेज ये कर रहा हो, RSI भी ये कर रहा होगा, स्टोकेस्टिक भी यही कर रहा होगा, और बॉलिंजर बैंड ये ऐसी ट्रेड कर रही होगी और ये ऐसे फट गई होगी। मतलब सारे इंडिकेटर बिना प्लॉट किए हमने दिखा दिए क्या कर रहे होंगे। आप प्लॉट करके देख लो। एग्जैक्ट जैसा आपने बोला है, विदाउट इंडिकेटर लगाए आपने सेम बता दिया है। लुक एट दिस BML का चार्ट। ये कंप्लीट पोर्शन आपको साइडवेज दिखाई दे रहा होगा, है ना। और अगर मैं इसका नाम और रेट दोनों हटा दूं तो कहीं ना कहीं जाकर निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसा भी दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल, है ना। ये रेंज में रिटेल ट्रेडर अपना 70% ट्रेड करता है और अपना कैपिटल खो देता है। और जब एक्चुअली वो इस जगह ट्रेड करने आता है उस समय उसका कॉन्फिडेंस भी गिरा हुआ होता है, मोराल भी डाउन होता है, और ये ट्रेड वो होल्ड नहीं कर पाता या फिर इस मूव को वो कैपिटलाइज नहीं कर पाता। बिल्कुल। आज मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, बाय एक्सप्लेनिंग माय प्रोसेस, हाउ टू अवॉइड दिस एंड हाउ टू ट्रेड हियर ओनली। तो मैं अपने स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करने के पहले सबको ये बताना चाहता हूं, स्ट्रैटेजी केवल एंट्री दिलवाती है। इस पॉइंट पे मैं 2 मिनट एक्सप्लेन करना चाहता हूं। स्ट्रैटेजी एंड माइंडसेट, इनके रोल्स पहले मैं आपको डिफाइन करके देता हूं। ठीक है। ट्रेडिंग ये गेम स्ट्रैटेजी एंड माइंडसेट दोनों के कॉम्बिनेशन का है। उसी तरीके से एक ट्रेड जब हम इनिशिएट करते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट बिफोर एंट्री, सेकेंड आफ्टर एंट्री। ठीक है। सो जो फर्स्ट पार्ट है बिफोर एंट्री, इट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, सेटअप, रूल्स, सिस्टम। एंड एंट्री के बाद का जो सेकेंड पार्ट है, इट इज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द माइंडसेट। एंट्री के बाद आपको आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बताएगी चार्ट कहां जाएगा, वो आपका ब्रेन बताएगा तू कहां तक होल्ड कर सकता है। उसकी लिमिट पहले खत्म होती है कि तेरी लिमिट पहले खत्म होती है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखो। और अब मैं आपको अपना सेटअप समझाता हूं। अभी अब मेरे पास BML में कौन एक्टिविटी कर रहा है ये सारा डेटा प्रेजेंट है। यहां पे मैं क्लियर कह सकता हूं रिटेल है, यहां पे मैं इंस्टीट्यूशन मार्क कर सकता हूं, और ये मेरे पास क्लियरली प्रेजेंट है। इसे मैं कहता हूं ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ डेटा। मेरे पास पूरा डेटा अवेलेबल है टू लुक आफ्टर स्टॉक्स, इंडाइसेस, क्रिप्टो करेंसीज और फॉरेक्स, कुछ भी हो, ये मेरे पास पूरा डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम मार्केट के पार्टिसिपेशंस को जानते हैं, उसके नेचर को जानते हैं, और हम उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मूले में डालने की कोशिश करते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है, मैं बताने की कोशिश करता हूं। स्टॉक मार्केट में देयर आर 2 टाइप ऑफ एंटिटीज, वन इज रिटेल एंड वन इज इंस्टीट्यूशन। तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। HNI बोलोगे तो वो रिटेल में आएगा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल रिटेल में आता है। द बिगेस्ट रिटेल इन्वेस्टर इज राकेश, उसको भी रिटेल इन्वेस्टर ही कहते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशन के साइज का ट्रेड करता है ना। बट कैटेगरी 2 है, सिर्फ 2 कैटेगरी है। इन 2 कैटेगरी में ट्रेड कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के ट्रेड होंगे। एक तो रिटेल के साथ ट्रेड करेगा, इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन के साथ ट्रेड करेगा, या तो रिटेल इंस्टीट्यूशन के साथ ट्रेड करेगा। इसके अलावा चौथा टाइप हो ही नहीं सकता। रिटेल इंस्टीट्यूशन के साथ या इंस्टीट्यूशन रिटेल के साथ बात एक ही है। ठीक है, अब अगर मैं ये तीनों ट्रेड के एट्रीब्यूट्स प्राइस और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग निकाल लूं तो मैं क्या इजीली इंबैलेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा? अब देखते समय ही पता चल रहा है कि इंबैलेंस वाली सिचुएशन केवल ये एक है। यहां पर भी बैलेंस सिचुएशन है, यहां पर भी बैलेंस सिचुएशन है। अब मुझे सिर्फ इतना स्टडी करना है कि ये 3 टाइप के ट्रेड जब होते हैं तो हमें चार्ट पर क्या दिखाई देता है। तो सबसे पहले देखते हैं रिटेल टू रिटेल ट्रेड जब होता है तो चार्ट पर क्या दिखाई देता है। जब रिटेल है, जैसे आप और मैं, आपने 50 क्वांटिटी बेची, मैंने 50 क्वांटिटी खरीद ली, तो छोटी सी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम साइड है उसमें छोटा सा वॉल्यूम बार दिखाई देगा, और कैंडल भी ऊपर छोटी क्रिएट होगी। ठीक है, अब आते हैं इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन ट्रेड। यहां थोड़ा सा ट्रिकी है। लोगों को लगेगा कि यार इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़ा भागेगा और बहुत बड़ा नीचे आ जाएगा। नहीं, मान लीजिए जो बाय कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन को 400 CR का परचेस करना है, उसी समय दूसरे इंस्टीट्यूशन को 400 CR का सेल करना है।
अब दोनों अगर एक रेट पे एग्जीक्यूशन करेंगे तो एक रेट पे इसका माल इसके अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा, पैसा उसके अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ट्रेड एक रेट पे ही एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल। किसी के माइंड में डाउट आएगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 600 करोड़ बाय करना चाहता है। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब ये 600 करोड़ बाय कर रहा है और ये 400 करोड़ सेल कर रहा है, तो ये दोनों का 400 करोड़ का ट्रेड तो एक रेट पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बची हुई इसकी 200 करोड़ की जो क्वांटिटी है, ये किससे खरीदेगा? रिटेल से। तो अल्टीमेटली वो इस कैटेगरी में आएगा, ना कि इस कैटेगरी में। इसलिए इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन जब ट्रेड होता है तो वॉल्यूम का बार बिल्कुल बहुत ह्यूज दिखाई देगा, बट कैंडल ऊपर बिल्कुल रिटेल की तरह बनेगी, क्योंकि उसमें एक ही रेट पे पूरा ट्रेड हो गया। अब आते हैं लास्ट रेट पे, रिटेल टू इंस्टीट्यूशन। और इसको तो मुझे ड्रॉ करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कैसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये रिटेल टू इंस्टीट्यूशन है। रीजन सिंपल है, यहां के कैंडल के साइजेस देखो आप, और इन कैंडल के साइजेस देखो। 6 घंटे में मार्केट जितना मूव नहीं किया, उतना केवल एक इंस्टीट्यूशन के कैंडल ने उससे ज्यादा मूवमेंट करवा दी, वो भी 1 मिनट के, बिकॉज ये 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाया हुआ है हमने। अब यहां पर क्या मैजिक हुआ? मैजिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, एक रिटेल ट्रेडर जब कोई नई चीज देखता है उसको मैजिक ढूंढने की कोशिश करता है। इसलिए मैं बार बार इंटरप्ट करके ये बोलता हूं, इसमें जादू नहीं है, ये स्ट्रैटेजी में जादू नहीं है, इसमें केवल एक लॉजिकल रीजन प्रेजेंट है। मैं ये कह रहा हूं, व्हाट इज लॉजिकल रीजन? लॉजिकल रीजन इज, जब साइडवेज मार्केट पड़ा हुआ है, यहां पे केवल रिटेल टू रिटेल ट्रेडिंग चल रही है। रिटेल खरीद रहा है, रिटेल बेच रहा है। अब वो हमेशा बैलेंस में ट्रेड करता है, इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारा माइंड डेवलप हो जाता है, कोई भी स्टॉक 0 to 3% के रेंज में ही फंसा होता है, क्योंकि आप इस चार्ट में और इस चार्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं कर रहे हो। जब आपको समझ आएगा कि रेंज बाउंड होने के रीजंस अलग है और मोमेंटम के रीजंस अलग है, तो आप ऑटोमेटिकली मोमेंटम वाली जगह पर ही ट्रेड करने लगोगे। अब क्वेश्चन आएगा, सर निफ्टी में, बैंक निफ्टी तो वॉल्यूम होता नहीं है, स्पॉट में वॉल्यूम होता नहीं है, और मैक्सिमम लोग ऑप्शन ट्रेड करने के लिए स्पॉट के चार्ट देखते हैं, तो वॉल्यूम देखने की जरूरत ही नहीं है। वॉल्यूम की वजह से प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कैंडल के साइजेस बड़े बड़े बनते जा रहे हैं, तो वॉल्यूम छोड़ दो, और जहां जहां एवरेज कैंडल जो साइज है निफ्टी के चार्ट पे या बैंक निफ्टी के चार्ट पे, उसके मुकाबले 4-4, 5-5 गुना कैंडल बनने लग जाए, वो दिन मोमेंटम का है। सबसे पहले लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा, BML ही क्यों? करेक्ट, ये कहां, इधर तक आप कैसे पहुंचे? ये वॉल्यूम आया, ठीक है सर, ये बड़ी बड़ी कैंडलें बनी, बहुत अच्छी बात है, बट BML कैसे पता चला? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन, इसी समय कैसे पता चला? है ना? तो मैन्युअली इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। हम इसको खुद होकर मैन्युअली सर्च करके नहीं निकाल सकते। बहुत आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, हाईएस्ट परसेंटेज चेंज वाले स्टॉक्स निकाल लिए, ये बहुत कुछ कर सकते हो, बट देयर इज अ ब्यूटीफुल फिल्टर और स्क्रीनर चार्टिंग which enables to identify huge volume stock easily. So this is a charting screener which I use for filtering the stock. हमने इन हाउस भी बनाया हुआ है स्क्रीनर, वो भी हम यूज करते हैं ट्रेडिंग डेस्क पर, जहां पर कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स बैठते हैं, साथ में ट्रेड करते हैं, तो एक ही स्क्रीनर पे सब लोगों को वो एडवांटेज मिल जाता है। बट ये स्क्रीनर करता क्या है? तो सबसे पहले आपको इस स्क्रीनर की कंडीशंस पढ़नी होगी। 4 करोड़ 20 टाइम्स, 6 करोड़ 10 टाइम्स, ये दोनों कंडीशन में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। 4 करोड़ 20 टाइम्स का मतलब होता है कि पिछले 3 दिन के उसके 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एवरेज वॉल्यूम जो भी होगा, उसके मुकाबले अभी करंट कैंडल का वॉल्यूम, करंट बार का वॉल्यूम 20 टाइम्स होना चाहिए। 20 टाइम्स ह्यूज। एट द सेम टाइम अब इसमें होगा क्या, जो जेड ग्रुप स्टॉक्स है या स्मॉल कैप स्टॉक्स है या एक्सट्रीमली स्मॉल कैप स्टॉक है, उसमें तो 10-10 क्वांटिटी का ट्रेड होता ही रहता है। अचानक से 100 क्वांटिटी का ट्रेड हो गया तो 10 टाइम्स 20 टाइम्स तो ऐसे ही हो जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए सेकंड कंडीशन उसमें है 4 CR। अब वो स्टॉक्स इतने छोटे होते हैं कि 4 CR में तो वो 5% का सर्किट पे लग जाएंगे, है ना? तो इसलिए 4 करोड़ वहां पे आने की गुंजाइश कम होती है। सेकंड एडवांटेज ये है, 4 करोड़ SBI, रिलायंस, मारुति, बजाज फाइनेंस, इन स्टॉक्स में तो हर मिनट में आता है 4 करोड़ वैल्यू। फिर इसको कैसे अवॉइड करें? तो टाइम्स 20 टाइम्स कभी भी ब्लू चिप स्टॉक में कभी वॉल्यूम आता नहीं है, और इसीलिए जो रेंज बाउंड स्टॉक्स है पड़े हुए, वो हमें कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
और हमें हमेशा ऐसा ही स्टॉक उससे शॉर्टलिस्ट करने मिलेगा जहां बड़ा वॉल्यूम और बड़ी मूवमेंट दिखाई दे रही है। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है, सर 7% तो भाग गया है, 8% भाग, आप जब ढूंढ के निकाल रहे हो 6% तो ऑलरेडी अप है। वही तो सिंपल सा आंसर है सर, जब वो साइडवेज पड़ा था तो उसके पास रीजन प्रेजेंट था साइडवेज पड़े रहने का, और आप इसको ट्रेड करके बोलते हो तू भाग। रिटेल ट्रेडर क्या मिस्टेक कर रहा है, वो साइडवेज क्यों पड़ा है, क्योंकि उसमें साइडवेज पड़े रहने का रीजन प्रेजेंट है। अब आप उसको बोलो तो सोया है तो अभी भागने लग, तो नहीं भागेगा। लेकिन अब जब वो भाग रहा है, 5% मूव कर गया है, अब आप उस पर डाउट कर रहे हो इतना भाग गया और कितना भागेगा। जिस रीजन से वो 5% भागा उसी रीजन से वो 20% भी भाग सकता है। तो अब चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेरी प्रोसेस समझाता हूं। हाँ। तो स्टॉक कैसा स्क्रीन करते हैं वो तो आप सबको समझ आ गया है। अब ऐसा तो नहीं है कि वहां पर एक ही स्टॉक आया होगा BEML। कल की तारीख में लगभग 20-25 स्टॉक आए थे जो एक्सेप्शनल वॉल्यूम जनरेट कर रहे थे। आए होंगे 100 स्टॉक, उसमें से जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे 20-25 हो गए। अब इस 20-25 में भी ये जो क्राइटेरिया है एक्सेप्शनल वॉल्यूम, में उसे कहता हूं जिसके आने के कारण पिछला 90% पोर्शन दिखे ही ना, बिल्कुल ना के बराबर हो जाए, इतना बॉटम में घुस जाए और ये बंच में वॉल्यूम आए, जिससे मुझे क्लियर पता चले कि इंस्टीट्यूशन इज नॉट जस्ट बाइंग फॉर अ मिनट, ही इज इंटरेस्टेड इन बाइंग कंटिन्यूअसली। वो बिल्कुल कंटिन्यूअसली बाय करना चाहता है। अब इंस्टीट्यूशन के इस बाइंग पर बड़ा क्वेश्चन ये है, आपको कैसे पता कि ये कंटिन्यू होने वाला है? नहीं पता है। और लेकिन बट एंटर कहां करना है वो तो अभी जानना है। वो तो अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ। सबसे पहला डाउट तो ये आएगा कि आपको कैसे पता कि ये स्टॉक ये और आगे बढ़ने वाला है? आपको कैसे पता कि यहां पे फिर से वॉल्यूम आने वाला है? नहीं पता है मुझे नहीं पता भी करना है। मुझे सिर्फ मेरा सेटअप कंप्लीट होने पर ट्रेड करना है और ये सोचना है कि जब मैं 10 बार ऐसे करूंगा तो 2 बार वो 1:4 जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, द वे यू कैनॉट बी राइट ऑल द टाइम, द सेम वे यू कैनॉट बी रॉन्ग ऑल द टाइम। अब हो गया स्क्रीनिंग, ये स्टॉक हमने यहां शॉर्टलिस्ट कर लिया, ये मोमेंटम आ गया। यहां हमें यह पता चला है कि BEML नाम का एक स्टॉक है जिसमें आज पोटेंशियल है कि ये 20% भी भाग सकता है। नाउ व्हाट? नाउ सेकंड स्टेज, क्योंकि कोई स्टॉक में जब इंस्टीट्यूशन आता है तो वो ए शेप में नीचे भी आता है। आपने बहुत बार देखा होगा, भागते समय भी उसी तेजी से गया और नीचे आते समय भी उसी तेजी से आ गया। बिल्कुल, ये तो एंट्री करते ही सुसाइड अटेम्प्ट है ना। तो इसके लिए हमारी सेकेंड स्टेज है स्क्रीनिंग की, जिसमें हम कहते हैं अब हमें ये देखना है हु इज ट्रेडिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बाय तो पता चल गया, स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, अपोजिट डायरेक्शन में कौन ट्रेड कर रहा है? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जब वॉल्यूम रिड्यूस होने लगे और छोटे छोटे कैंडल से साइडवेज जाने लगे, 100% है यहां रिटेल ट्रेड कर रहा है। सो नो इंस्टीट्यूशन इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस स्टॉक ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि अगर बाय इंस्टीट्यूशन ने किया है और सेल भी इंस्टीट्यूशन कर रहा है और इस तरीके से नीचे लेकर आ रहा है, तो अब ये स्टॉक में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुझे पता ही नहीं कि बायर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है या सेलर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, तो इंबैलेंस का मेरे माइंड में कोई भी थॉट नहीं आ रहा है। बट अब यहां पर क्या मैच हुआ है, ये तो स्ट्रांग बाय हो गया और रिटेल ने बिल्कुल स्लो सेल कर दिया। अब मैं फिर से सतर्क हूं। तो सर प्रीवियस लो को नहीं ब्रीच करना चाहिए? मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एज फार एज इट इज जनरेटिंग लो कैंडल्स, ये ऐसे यहां तक भी ऐसे आता है ना, तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओके, प्रोवाइडेड दैट यहां पर कोई भी ऐसी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। ये लो, ये लेवल्स सब आपके माइंड का केवल वहम है। लेवल्स नहीं होती, लोज नहीं होते, कुछ नहीं होता है, केवल रिएक्शन होता है। जैसे मान लो 1 लाख रिटेल ट्रेडर है, हम ग्रुप करते मानते हैं कि हम सब 1 लाख मिलकर एक जैसा सोच रहे हैं। एक एग्जांपल के लिए, वो 1 लाख रिटेल ट्रेडर ने, हर किसी ने इस स्टॉक में इस लेवल को टच करने के कारण यहां पर सबने बाइंग शुरू कर दिया, तो ये मूवमेंट तो रिटेलर ही लेके आएगा। तो अल्टीमेटली गेम किस चीज का हुआ? क्या आप सब लोग उस पॉइंट पर एक जैसा सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो? इंस्टीट्यूशन के कंडीशन में वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती। इंस्टीट्यूशन के केस में क्यों नहीं होती? बहुत सिंपल चीज है, उसके अकेले में वो 1 लाख लोगों की कैपेसिटी है, तो उसको किसी को साथ में लेकर नहीं चलना है। तो वही मैंने आपको जब फिबोनाची का बताया था, फिबोनाची में जादू नहीं है।
फिबोनाची को फॉलो करने वाले लोगों में जादू है। जब 60 की लेवल 1 लाख लोग फॉलो करेंगे और एक ही चार्ट को देखेंगे और वो 60 के लेवल पर आएगा और सब लोग एक जैसा रिएक्ट करेंगे, तब वो मूव करेगा। फिबोनाची में जादू नहीं है, आरएसआई में जादू नहीं है, रिएक्शन में जादू है। तो अगर 90% लोग वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो वो सिस्टम परफॉर्म करेगा, है ना। तो यहां पर क्या किया मैंने ये देखा कि यहां पर वीकनेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये कैसे पता चला मुझे वीकनेस? मैंने इस जगह पर वीकनेस आइडेंटिफाई किया। ये वीकनेस कैसे पता चला? वॉल्यूम लो है तो ये रिटेल का काम है, कैंडल के साइजेस लो है, ये भी रिटेल का काम है। तो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशन के अपोजिट डायरेक्शन में रिटेलर सेल करने की कोशिश कर रहा है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, यहां पर रिटेल सेल क्यों कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब क्या होगा अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लगाओगे तो कहीं ना कहीं पीछे यहां पर कोई रेजिस्टेंस दिखाई देगा, और रिटेलर तो वही ढूंढता है, कोई रीजन ढूंढता है, उसको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। ये यहां नीचे आने की वजह से आप मूविंग एवरेज लगाकर देखो, इस पर मूविंग एवरेज ये कर रहा होगा, आरएसआई भी ये कर रहा होगा, स्टोकेस्टिक भी यही कर रहा होगा, और बॉलिंजर बैंड ये ऐसी ट्रेड कर रही होगी और ये ऐसे फट गई होगी, और जैसे ही इसको टच करके थोड़ा सा भी लो आता है तो लोग बोलते हैं इसको शॉर्ट करना है। मतलब सारे इंडिकेटर बिना प्लॉट किए हमने दिखा दिए क्या कर रहे होंगे। आप प्लॉट करके देख लो, यही मिलेगा। एक प्लॉट करके देखते हैं सर जी। आरएसआई करेक्ट सर, बहुत पॉपुलरली फॉलोड होता है जी। लगाइए, आरएसआई लगा दीजिए, बॉलिंजर बैंड लगाओ, दोनों लगाओ, बॉलिंजर बैंड भी लगाओ, आरएसआई भी लगाओ, जो भी आपका बेसिक क्राइटेरिया वो लगा दो। अब आरएसआई लगाओ, बस सही। अब देखिए सर एग्जैक्ट जैसा आपने बोला है, विदाउट इंडिकेटर लगाए आपने सेम बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे ओवरबॉट हो गया है और बॉलिंजर बैंड से टच होके वापस आ रहा है। मैंने कोई जादू नहीं की सर, मैंने आपको जैसे कहा है लास्ट टाइम कि मैंने 60-70 इंडिकेटर यूज करके देख लिए, सब लोग बेवकूफी बना रहे हैं। अल्टीमेटली हम सब लोग मिलकर क्या रिएक्शन देते हैं उस चीज पर, वही इंडिकेटर डिसाइड करता है, ठीक है। बट ये मैंने कैसे प्लॉट किया, कैसे समझा कि ये हो रहा होगा? आप अब एक और रिसर्च कीजिए, गूगल पे जाकर कोई भी इंडिकेटर का फॉर्मूला सर्च कीजिए, वीवैप वगैरह छोड़कर, वो तो भी वॉल्यूम पे बने हैं, लेकिन 90% इंडिकेटर्स के इसमें ओपन, हाई, लो और क्लोज इसी का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर प्राइस ऐसे करेगी तो इंडिकेटर भी ऐसे ही करेगा। प्राइस साइडवेज है तो बिल्कुल रेंज में ट्रेड कर रहा है, जैसे ही फटा तो ऊपर का बैंड ऊपर चला गया, नीचे का बैंड नीचे आ गया। इंडिकेटर में जादू है ही नहीं, आप केवल एक अपने माइंड को रीजन बताना चाहते हो कि मुझे क्यों ट्रेड करना है वहां पर। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इंडिकेटर ऑसिलेटर्स आर मिथ, वो उसमें कोई जादू है नहीं। तो आपने लगाकर तो देख ही लिया। अब आते हैं यहां पर रिटेल ट्रेडर के, एक रेजिस्टेंस ढूंढने वाला रिटेल ट्रेडर, किसी का ट्रेंड लाइन ऐसे आ रहा होगा वो ट्रेडर, उसके बाद इंडिकेटर वाला ट्रेडर, तीनों को ऊपर यहां पर सेल का सिग्नल मिला है। बिल्कुल। अब ये सेल सिग्नल से क्या हुआ? ये सेल सिग्नल से इंस्टीट्यूशन को लिक्विडिटी मिलना शुरू हुई, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने पंप किया, और ये पंप करते ही अब इसके पास, इसको पता है यहां पर इतने ज्यादा रिटेलर अवेलेबल नहीं है जिसको मैं बाय कर सकूं। अब मुझे चाहिए लिक्विडिटी। वो जबरदस्ती अपनी बाइंग को रोकता है और एक्यूमुलेशन स्टार्ट करता है। जैसे ही वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट करता है, सारे इंडिकेटर ऑसिलेटर जो ऊपर चढ़ चुके हैं वो सेल सिग्नल जनरेट करते हैं। वो सेल, नए नए ट्रेडर सेल करने को आते हैं और इंस्टीट्यूशन इसको एक्यूमुलेट करता जाता है। अब इसी चार्ट की ब्यूटी देखो, एक्यूमुलेट करते समय शुरुआत में तो ज्यादा रिटेलर आ रहे थे और कम होते गए, और अब यहां पर देखो साइज क्या है, खत्म ही हो गए, खत्म ही हो गए। अब ये खत्म होने तक उसने उसको पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन अब उसके पास तो और पैसा है बाय करने के लिए। एक बार एक्यूमुलेट कर लिया, दो चीजें यहां पर कंफर्म की, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में कौन ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने मेरे लिए कंफर्म की, इंस्टीट्यूशन ने अपने आप के लिए की। इंस्टीट्यूशन ने खुद के लिए क्यों की? इंस्टीट्यूशन ये चाहता है कि अगर कोई बड़ा प्लेयर यहां पर सेल करने के लिए रेडी है तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं, सारा का सारा माल उससे ही खरीद लेता हूं। बराबर है, क्योंकि उसको ये मोटिव नहीं है कि यहां से 20% भगाना है, उसका मोटिव है आज मुझे ये पूरी बाइंग कंप्लीट करनी है, फिर आप मुझे गिरते हुए रेट में दो, उसको नहीं फर्क पड़ता। ये तो उसकी मजबूरी है कि कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन बीईएमएल बेचना नहीं चाहता, इसलिए ओवर द विंडो ट्रेड नहीं हुआ उनका।
और उसको रिटेल से खरीदना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये कर क्यों रहा है ऐसा? अरे कोई न्यूज होगी जो उसके पास होगी, वो इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टर होगा, तो कंपनी ने कोई नया प्रोजेक्ट लाया होगा, कुछ तो ऐसा कंपनी ने नया कुछ शुरू किया है जिस प्रोजेक्ट की वजह से या जो नया इंडिवर है उसके वजह से उसे लग रहा होगा कि इसमें अगले 5 साल में और पोटेंशियल है। तो आज वो पूरा इन्वेस्टमेंट डालकर कंपनी को कुछ इन्वेस्ट किया होगा इनडायरेक्टली, शेयर्स बढ़ाए होंगे अपने, और उसके बाद स्टॉक मार्केट में उसका एडवांटेज लेने के लिए अपनी कुछ और कैपिटल लगा दी। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर वॉल्यूम तो फेक होता है। हाँ सर हम तो कई बार कितना वॉल्यूम देखते हैं, हम वो बेस्ट 5 बाय बेस्ट 5 सेल की विंडो देखते हैं, उस विंडो में जो टोटल बाय क्वांटिटी दिखाई देती है, टोटल सेल क्वांटिटी दिखाई देती है इस साइड में, वो तो कितनी बार हमने ट्रैक की है। 4 लाख बायर है, 1 लाख सेलर है, फिर भी स्टॉक नीचे आ रहा है सर, बिल्कुल है ना? ये तो सर देखा हमने। मैं बात कर रहा हूं इस क्वांटिटी को और आप बात कर रहे हो फेक क्वांटिटी की। क्या डिफरेंस है दोनों में? आप पेन लो, इरेजर लो और इसको मिटा कर दिखाओ। सर ये तो कैसे मिटा सकते हैं? क्यों? सर ये तो चार्ट में ये एग्जीक्यूटेड है, इट इज ऑलरेडी हैपेंड, ये एग्जीक्यूट हो चुकी है, ये किसी ने बाय कर लिया है, उसके फुटप्रिंट्स छोड़कर गया है। वो अनएग्जीक्यूटेड पेंडिंग क्वांटिटी है। किसी ने राइट क्लिक करके कैंसिल कर दी ना ऑर्डर, तो वो टोटल बाय क्वांटिटी 4,40,000 भी नहीं दिखाई देगी। मतलब आप उस क्वांटिटी पे बिलीव कर रहे हो जो एग्जीक्यूटेड नहीं है, जो केवल फेक क्रिएट किए आपको उल्टे डायरेक्शन में बैठाने के लिए। ओके जिस तरीके से रेजिस्टेंस पे लाके रोका, जिस तरीके से थोड़ा सा रिट्रेस करके इंडिकेटर को सेल करवा दिया, सिग्नल ट्रेंड लाइन के पास बराबर रोककर उस ट्रेंड लाइन वाले को सेल करवा दिया, उसी तरीके से उसने ये भी गिमिक किया। टोटल बाय क्वांटिटी में अपनी लोअर सर्किट पे बाय क्वांटिटी डाल के रख दी होगी, लोगों को लग रहा होगा कि यार कितना बड़ा बाइंग है इसमें, लोग बाय करने जा रहे हैं और अपना माल उसको डंप करे जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं। ऐसे स्टॉक में रिटेल ट्रेडर कई ज्यादा फंसते हैं। बट इस क्वांटिटी को मिटाकर दिखाओ, इस क्वांटिटी को मिटाकर दिखाओ, नहीं ये एग्जीक्यूट हो गई है, मतलब इसके इंटेंशन हमें प्योरली पता है। बट यहां पर रिटेल क्या सोचता है, सर यहां पकड़ लेते ना तो बहुत मजा आता, यहां कैसे पकड़ते? सर आपको तो पता ही था पहले इसमें इंस्टीट्यूशन आया है ना? हमें तो उनका क्या कहना है कि इंस्टीट्यूशन है, ये पता चलने के बाद आप इस जगह पे क्यों नहीं बाय कर रहे हो? बिल्कुल ठीक, ये इंस्टीट्यूशन आ गया, आपने इस जगह में से कहीं पे भी बाय कर लेना चाहिए था। आपके सामने ये सब हाइंडसाइट में आपको ये सब लग रहा है क्योंकि ये सब हो गया है। आप मुझे गारंटी देते हो मैं यहां पे बाय कर लेता हूं, मुझे आप गारंटी दे सकते हो इसके बाद वॉल्यूम आने वाला है? नहीं। अगर ये 5 दिन ऐसे रहा पड़ा हुआ तो मुझे तो 3-20 को मार्केट बाहर निकाल देगा। मतलब मुझे पता ही नहीं कि फिर से इंस्टीट्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। अब मैंने क्या किया, इसमें एक स्टेप ऐड कर दी, अपोजिट डायरेक्शन तो पता कर लिया, और ये पहले तो इंडिकेटर हटा देते हैं। ये इंडिकेटर बहुत परेशान करते, लोग बोलेंगे ये हो रहा है, इंडिकेटर से प्रॉफिट नहीं होता, इंडिकेटर फेक होते हैं और इंडिकेटर लगा के बैठे चार्ट। ठीक, अब लग रहा है क्लीन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपना कचरा हटा दिया, अब ये देखते हैं। सो पॉइंट इज, यहां पर जब ये इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेट कर रहा है, इस जोन में मैंने 2 चीजें कंफर्म की। बाय करते समय तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर ने बाय कर लिया, सेल करते समय वीक प्लेयर सेल कर रहा है। अब मुझे चाहिए सिर्फ एक साइन कि ये इंस्टीट्यूशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है और ये स्टिल इंटरेस्टेड है इस स्टॉक में। वो पता चलेगा यहां पर फिर से बाइंग करने से, और जैसे ही वो फिर से बाइंग करने लगता है, विदाउट हैविंग अ सिंगल थॉट इन माइंड, आई बाय इट एंड आई कीप अ स्टॉप लॉस एट अ स्विंग लो। सिंपल। सर आपने ये भी बोला था कि आप चार्ट पैटर्न्स नहीं देखते हो जी, तो एग्जैक्टली हम हमारा पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? पोजीशन नहीं आइडेंटिफाई कर रहे, मैं केवल ये देख रहा हूं पहले जिसकी वजह से मैंने स्टॉक को शॉर्टलिस्ट किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वीकनेस पड़ा हुआ है और वही प्लेयर फिर से बाइंग कर रहा है, तो उसकी बाइंग आते ही हम घुस जाएंगे। मैं बिल्कुल घुस जाऊंगा और यहां पर स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ओके, अब इसकी क्या गारंटी है चलेगा ही? बिल्कुल भी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए तो मैं लॉस के लिए ट्रेड कर रहा हूं, ट्रेड फॉर लॉस। ओके, मैं स्ट्रेट अवे इसमें उतनी ही क्वांटिटी बाय करूंगा जिससे मेरे कैपिटल को केवल 1% का डेंट पड़े, और उतनी क्वांटिटी ट्रेड करके, जैसे फॉर एग्जांपल सबको समझने के लिए, इस स्टॉक में अगर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और मेरा 20K का रिस्क है,
तो मैं इसमें 500 क्वांटिटी बाय करूंगा, ऑलरेडी मेरा 20K का रिस्क आ जाएगा। तो आपने 20,000 को 40 से डिवाइड कर दिया, जी। तो उसका आपसे क्वांटिटी आ गया जी। तो अब ऐसे हम फॉर्मूला में बोले तो किसी का भी जितना रिस्क कैपेसिटी है उसको आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि एंट्री पॉइंट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, इन दोनों के डिफरेंस का पॉइंट पता चल गया। आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है। मनी मैनेजमेंट का बहुत सिंपलेस्ट रूल है ये, इसका 1% होता है 1K। 1K आपकी पर ट्रेड रिस्क हो गई। अब ये 1K को ही हर ट्रेड में गंवाना है। गंवाना है, देना है। और पॉडकास्ट में रीजनिंग बहुत अच्छे से मैंने एग्जांपल के साथ समझाई है। तो ये 1K देना है मुझे। अब 1K में 40 रुपए के स्टॉप लॉस में मुझे केवल 1K देना है। तो कितनी क्वांटिटी करूंगा तो 1K जाएगा? 25। तो 25 क्वांटिटी में मेरा 1K चला जाएगा। अब होगा क्या, मेरा हर ट्रेड पे रिस्क 1000 आ रहा है। इसका मैजिक ही अलग है। अब आपको लगने लगेगा एक रिटेल ट्रेडर को, यार मैं जब पहले ट्रेड कर रहा था तो किसी ट्रेड में 5000 जा रहे हैं, किसी ट्रेड में 20,000 जा रहे हैं, किसी में 50,000 जा रहे हैं, ये भी मेरे लॉस का रीजन हो सकता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और जब आप 1K देते जाओगे, आपको डेंट नहीं आएगा, आपके माइंडसेट को डेंट नहीं आएगा, आप अपने आप को पावरफुल महसूस करोगे और बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए जैसे ये मूव आया है होल्ड करोगे। मैं एक स्टॉक और दिखाना चाहता हूं ताकि इसका कोरिलेशन बना रहे, ये पता करे लोग कि मैं कितना अच्छा कॉपी करने वाला स्टूडेंट हूं। क्योंकि ट्रेडिंग में जिसने अपना परफेक्ट जैकपॉट सेटअप कॉपी करना सीख लिया, मार्केट उसको नहीं हरा सकता। बिल्कुल। तो एक बार हम IFCI ओपन करते हैं। हमने स्टॉक का नाम चेंज किया, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं, अगर मैं नाम इरेज कर दूं और ये रेट इरेज कर दूं, तो क्या आपको ये BAML का ही क्लोन नहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, रफली वही आ रहा है। मैं आपको पहले कंडीशंस बता देता हूं। एक्सट्रीमली ह्यूज वॉल्यूम, जिसने पिछला वाला वॉल्यूम बिल्कुल टाइनी कर दिया है, वो टाइनी होने के कारण और एक कैंडल के साइजेस बड़े बड़े आए हैं, एक्सट्रीमली ह्यूज इम्बैलेंस, राइट। अब ये इम्बैलेंस की वजह से हुआ क्या, मैंने इस स्टॉक को कर लिया शॉर्टलिस्ट। अब मैं वेट कर रहा हूं रिटेल का, जहां पर वॉल्यूम रिड्यूस होता हुआ बिल्कुल डेड हो जाए। यहां पर देखिए वॉल्यूम रिड्यूस होते 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 इस पोर्शन में वॉल्यूम ने पूरा डेड, मतलब अब उसको एक्यूमुलेट करने के लिए भी कोई भी लिक्विडिटी प्रेजेंट नहीं है। अब उसको अगर खरीदना है तो फिर से इस तरीके की एक्टिविटी करके खरीदनी पड़ेगी। और जब वो फिर से एक्टिविटी स्टार्ट की तो हमारी एग्जैक्ट एंट्री 57 पे है और 56 का स्टॉप लॉस है। 1 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस है, 4 रुपए 80 पैसे का टारगेट था, तो ये 60 ही गया। तो हमने क्या किया था, हमने केवल 57 रुपीज 10 पैसे पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके छोड़ दिया। रीजन, हमें नहीं पता कौन सा स्टॉक परफॉर्म करेगा, कौन सा नहीं करेगा। BAML परफॉर्म कर गया और ये एट द एंड ऑफ द डे हमने इसको इस जगह पर हमने इसको स्क्वायर ऑफ किया, यहां पर इस पॉइंट पर यहां स्क्वायर ऑफ किया है। अब इसका एडवांटेज क्या है, सर वो तो 60 पे गया था, आपको तो मिल रहा था, आपने एग्जिट, मुझे नहीं पता ना वो 62 नहीं जाएगा। आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं, सर वहां पर तो बहुत अच्छा टॉप बना था तो फिर तो जाना ही नहीं है। सर नहीं पता हमें कौन सा टॉप बना था, वैसे टॉप तो यहां पर कई सारे थे, एक लात में तोड़ दिए ना इसने। जब इम्बैलेंस आता है, जब स्ट्रेंथ आता है, तो कोई सपोर्ट नहीं रहता, कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता, सारे वो शैकल्स ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है। तो आप अगर देखोगे तो इसके एट्रीब्यूट्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स BAML के चार्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। कोई भी डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है। मतलब अगर आप कहोगे कि रवि आप तो बिल्कुल बेस्ट कॉपी करने वाले ट्रेडर हो, तो मैं प्राउडली कहता हूं अगर आप भी, एक रिटेलर भी एक अच्छा कॉपी करने वाला ट्रेडर बन जाए तो उसके प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाए। अब रूल क्या है, जैसे ही फिर से री एंटर किया, मैंने वॉल्यूम आया फिर से वापस से, मैंने यहां पर एंट्री की, यहां स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक। रूल नंबर 2, एंट्री करने के बाद अगर कोई भी ट्रेड मेरा 1:2 जाता है तो मैं इमीडिएटली उसको रेट के पास ट्रेल कर देता हूं। ओके। क्योंकि अब मैं स्टॉक को बोल रहा था कि ये ले 1000 रुपए लेकर जा, क्योंकि मैं लॉस के लिए ट्रेड कर रहा हूं। तो मैंने एंट्री करते समय स्टॉक को क्या कहा, टेक दिस 1000 रुपीज फ्रॉम माई पॉकेट, माई अकाउंट। उसने नहीं लिए और मुझे 2000 प्लस दिखा रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट दिस 2000 रुपीज, मुझे ये 2000 रुपए बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन अब जब मैं तुझे वो 1000 दे रहा था जो तूने नहीं लिए, अब मैं वो 1000 भी नहीं दूंगा, अब मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तू जो 2000 दे रहा है ना, मुझे यही वापस लेकर जा। मेरे जेब से मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो सबसे पहले मैंने डिटैच कर लिया अपने आप को इस 2000 से।
कैसे? ये मेरा नहीं है, ये मार्केट तेरा है, तू वापस लेके जा, अब मेरे जेब से रुपया भी नहीं जाएगा। लेकिन करेक्ट, ये 1:2 पर। अब 1:3 आ जाए तो इन सम केसेस 1:3 आते ही मैं 1:1 पे ट्रेल कर देता हूं। अब जितना मैं देना चाहता था उतना तो मुझे चाहिए, और जैसे ही 1:4 आता है विदाउट एनी हेजिटेशन हम स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। लेकिन BEML के केस में तो 1:10 भी चला गया। नहीं पता था ना सर, पता होता तो फिर IFCI भी 1:10 होल्ड करता मैं। तो इसका सिंपल मैथ्स है। मान लीजिए मेरे 10 ट्रेड 1:4 गए, ठीक है, इतना आपका मार्केट का एक्सपीरियंस है। उस विजडम से मुझे बताइए, आउट ऑफ दीज 10 जो सारे के सारे 1:4 गए हैं, 1:10 तक कितने जाएंगे? सर हार्डली 1 या 2। 1 या 2। हम कंजर्वेटिव में पकड़ते 1 और बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से पकड़ते 2। ठीक है, तो 2 का कैलकुलेशन करते हैं। मान लो ये 10 में से 1:10 2 ट्रेड्स चले गए, ठीक है, तो मुझे कितने % मिले? 20%। लेकिन ये 20% कमाने के लिए मैंने बचे हुए 8 ट्रेड में ये 1:4 जो मिल रहा था इसको 0 किया, क्योंकि रेट टू रेट ट्रेल करना पड़ेगा। आप 1:2 भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो 1:2 आकर 1:10 चला जाएगा, रेट ट्रेल खाकर जाएगा। तो आपको तो हमेशा 0 पर रहना पड़ेगा। अब अगर आप 0 पर ट्रेल हो तो आपने बाय डिफॉल्ट उस 2 में 1:10 लेने के लिए, इस 2 में 1:10 लेने के लिए इस 8 के 1:4 वापस दे दिए। अब मुझे बताइए, ये 8 ट्रेड में मैंने 32% वापस कर दिए, 32% रिटर्न कर दे जस्ट टू मेक 20%। अब सिर्फ 1:4 से 10 ट्रेड का कैलकुलेट करोगे तो 40% आएगा, हर ट्रेड में 4%। तो अल्टीमेटली बड़े रिस्क रिवॉर्ड लेते समय आपको बहुत सारे 1:4 वापस देने पड़ेंगे, और जब आप उसको वापस दोगे तो आपको एंड ऑफ द डे रिजल्ट पता चलेगा कि अगर मैं वो 10 ट्रेड में 1:4 लेता ना तो 40% बन जाते। अगर यहां पर 3 भी ट्रेड राइट आ रहे हैं मेरे तब भी 30% ही बन रहे हैं। तो ये मैथ समझना बहुत जरूरी है। ये मैथ समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अगर आप मैथमेटिकली स्किल में थोड़ा सा कमजोर हो ना, तो आप एक तो बहुत स्ट्रांग माइंडसेट के होंगे, तो आप बोलोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो 1:100 ही लेना है। भला ही एट द एंड ऑफ द डे 1:4 करके वो 100 ट्रेड्स का परसेंटेज रिटर्न उतना ही हो एक लेने के बराबर, तब भी मैं एक में ही 1:100 लेना चाहता हूं। मैं इसे कहता हूं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द माइंडसेट।